वाह, ये तो बहुत ही शानदार विचार है। मैं आपके लिए इस पूरी ऐतिहासिक जानकारी को सरल हिंदी में अनुवाद करूंगा और इसे इस तरह समझाऊंगा जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को कहानी सुना रहा हूं। हम आपके हर एक सवाल और उसके एक्सप्लेनेशन को गहराई से समझेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। पहला प्रश्न, विदेशों में सरकार किसने बनाई? आपका मुख्य सवाल ये था कि इन स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने अब्रॉड विदेश में एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट गणराज्य सरकार की स्थापना की। सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड अ रिपब्लिकन गवर्नमेंट अब्रॉड? इनमें से किसने विदेश में एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट की स्थापना की? जवाब, ए महेंद्र प्रताप। महेंद्र प्रताप। सरल हिंदी में समझाना। रिपब्लिकन गवर्नमेंट का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जहां कोई राजा या रानी नहीं होता, बल्कि लोग अपना प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री चुनते हैं। यह एक डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक तरीका होता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में से सबसे पहले राजा महेंद्र प्रताप ने यह काम किया। पहला प्रोविजनल गवर्नमेंट, अस्थायी सरकार, काबुल में स्थापना। आपके एक्सप्लेनेशन का मुख्य भाग यह है। During the World War I, Raja Mahendra Pratap established the first provisional government of India at Kabul in Afghanistan in 1915. सरल हिंदी में। बात वर्ल्ड वॉर आई, प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से 1918 तक हुआ के समय की है। उस समय ब्रिटेन की सरकार भारत पर राज कर रही थी। राजा महेंद्र प्रताप बहुत बहादुर थे और उन्होंने सोचा, अगर मैं ब्रिटेन के दुश्मनों जैसे जर्मनी और रशिया से दोस्ती कर लूं तो वे मुझे भारत को आज़ाद कराने में मदद करेंगे। इसलिए वो भारत से बहुत दूर अफगानिस्तान देश में गए। वहां की राजधानी काबुल में उन्होंने 1915 में एक छोटी टेम्पररी अस्थायी सरकार बनाई। इसका नाम था प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की अस्थायी सरकार। उदाहरण से समझें, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए एक प्रिंसिपल और टीचर का खेल खेलते हैं। आप जानते हैं कि वो असली स्कूल नहीं है, पर आप प्रिंसिपल बनकर नियम बनाते हैं। ये सरकार भी वैसी ही थी, माइनस एक टेम्पररी, अस्थाई, आजाद भारत की सरकार, जो ब्रिटिशों को दिखाने के लिए बनाई गई थी कि हम भी अपनी सरकार चला सकते हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट के मुख्य पद। In this government, Raja himself became president, and his associate Malavi Barkatullah worked as prime minister. इस अस्थाई सरकार के दो सबसे बड़े पद, पोजीशंस ये थे। 1. प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राजा महेंद्र प्रताप खुद प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट देश का मुखिया होता है। 2. प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। उनके दोस्त मौलवी बरकतुल्ला को प्राइम मिनिस्टर, सरकार का मुखिया बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन, मान्यता। Germany and Russia gave recognition to this government. सरल हिंदी में। यह इस पूरी कहानी का सबसे खास और पावरफुल, शक्तिशाली हिस्सा है। रिकॉग्निशन का मतलब है मान्यता देना। जब जर्मनी और रशिया, रूस जैसे बड़े और ताकतवर देशों ने कहा कि हाँ, हम मानते हैं कि ये आज़ाद भारत की सरकार असली है, तो इसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों था? जर्मनी उस समय ब्रिटेन का सबसे बड़ा दुश्मन था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जर्मनी ने सोचा कि अगर महेंद्र प्रताप भारत में विद्रोह शुरू कर देते हैं तो ब्रिटेन कमजोर हो जाएगा और जर्मनी युद्ध जीत सकता है। इस रिकॉग्निशन के कारण पूरी दुनिया को पता चला कि भारत के लोग अपनी आज़ादी के लिए विदेश में भी लड़ रहे हैं। उदाहरण से समझें, अगर आप एक छोटे से गांव में कोई नई कंपनी शुरू करते हैं और अचानक गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी आपको ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से अपना पार्टनर मान लेती है, तो आपकी कंपनी कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये रिकॉग्निशन भी वैसी ही ताकत लेकर आई थी। दूसरा प्रश्न, स्थान की पुष्टि। आपका दूसरा सवाल इसी तथ्य को दोबारा पूछता है। A provisional government of India with Raja Mahendra Pratap as its president was established during the 5 RST World War in? सरल हिंदी में। यह सवाल पूछता है कि राजा महेंद्र प्रताप की प्रोविजनल गवर्नमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय कहां स्थापित हुई थी। जवाब, ए अफगानिस्तान। यह बात बिल्कुल सही है। यह सरकार अफगानिस्तान देश के काबुल शहर में स्थापित हुई थी। सुभाष चंद्र बोस से तुलना, कंपैरिजन। आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए यह एक्स्ट्रा डिटेल बहुत जरूरी है। राजा महेंद्र प्रताप, फर्स्ट, पहली सरकार 1915 में अफगानिस्तान में। सुभाष चंद्र बोस, सेकंड, दूसरी सरकार 1943 में वर्ल्ड वॉर II के दौरान सिंगापुर में स्थापित हुई थी, जिसका नाम अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद था और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी ईना भी बनाई थी। चूंकि सवाल एस्टैब्लिश करने वाले में सबसे पहले व्यक्ति को पूछ रहा है, हमारा उत्तर हमेशा राजा महेंद्र प्रताप ही रहेगा। इस तरह हमने आपके पूरे एक्सप्लेनेशन को इन डेप्थ और सरल भाषा में कवर कर लिया है। अब आपका कॉन्सेप्ट एकदम स्पष्ट हो गया होगा।
Azadi Ka Safar with AIR News. Today we remember Raja Mahendra Pratap Singh. Raja Mahendra Pratap was born into the ruling family in Hathras in 1886. In 1914, Raja Mahendra Pratap Singh left his estate to plunge into India's struggle for independence. On the 1st of December 1915, he proclaimed the first provincial government of India outside India at the Bagh-e Babar in Kabul. He declared himself president and his fiery fellow revolutionary Maulana Barkatullah of Bhopal as Prime Minister of the provincial government. Raja Mahendra Pratap was also deeply involved with the Swadeshi movement and would constantly promote small industries with indigenous goods and local artisans. Deeply influenced by the speeches of Dada Bhai Naoroji and Bal Gangadhar Tilak, Mahendra Pratap started the movement to burn foreign-made clothes. Pratap also visited foreign countries in an attempt to obtain support for India in its struggle for freedom. In 1929, Mahendra Pratap launched the World Federation in Berlin. He was nominated for the 1932 Nobel Peace Prize. After almost 32 years in exile, Mahendra Pratap Singh finally returned to India in 1946. In independent India, he entered Lok Sabha from Mathura in 1957. Raja Mahendra Pratap continued to work for the society till his death on the 29th of April 1979. AIR News salutes the great nationalist Raja Mahendra Pratap Singh. नमस्ते, मैं आपकी टीचर हूं और आज हम मैडम भीकाजी कैमा के बारे में सारी बातें बहुत ही सरल हिंदी में सीखेंगे, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं और सब कुछ जानना चाहते हैं। मैं आपके द्वारा दिए गए हर शब्द और एक्सप्लेनेशन को शामिल करूंगी। मैडम भीकाजी कामा, भारत की महान क्रांतिकारी। 1. जन्म और परिवार, बर्थ एंड फैमिली। मैडम भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। वो एक धनी और सम्मानित पारसी परिवार से थीं। पारसी लोग वो हैं जो पुराने पर्शिया, आज के ईरान से भारत आए थे और ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म मानते हैं। उनके पिता का नाम सोराबजी पटेल था, जो एक बड़े व्यापारी थे। उनका विवाह मैरिज रुस्तम कियार कामा से हुआ था। उनके पति एक एडवोकेट, वकील और सोशल एक्टिविस्ट, समाज सुधारक थे। हालांकि उनके राजनीतिक विचारों, पॉलिटिकल व्यूज में बहुत अंतर था। मैडम कामा आज़ादी के लिए एक गर्म नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी थीं, जबकि उनके पति थोड़े शांत, मॉडरेट विचारों के थे। 2. राजनीति में प्रवेश, एंट्री इनटू पॉलिटिक्स। मैडम कामा ने लंदन में भारत के एक बहुत बड़े नेता दादा भाई नौरोजी के लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी, निजी सचिव के रूप में काम किया। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस काम ने उन्हें इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को करीब से जानने का मौका दिया। वो कई भारतीय रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों जैसे वीडी सावरकर से मिली। इसके बाद वो पूरी तरह से फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गईं। उन्होंने यूरोप में रहने वाले कई यूरोपियन स्कॉलर्स, यूरोपीय विद्वानों और स्टूडेंट्स, छात्रों से कांटेक्ट किया। उन्होंने उन्हें भारत पर ब्रिटिश राज के बारे में बताया और भारतीय स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना शुरू कर दिया। 3. इतिहास रचने वाला पल, झंडा फहराना, द हिस्टोरिक मोमेंट, फ्लैग अनफर्लिंग। मैडम कामा का सबसे प्रसिद्ध फेमस काम 22 अगस्त 1907 को हुआ। इस दिन उन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में एक बड़ी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारत का पहला राष्ट्रीय झंडा फहराया या खोला किया। गलती का सुधार, करेक्शन ऑफ एरर। आपके दिए गए स्टेटमेंट 1 में कहा गया था कि ये पेरिस में हुआ, जो गलत है। सही जगह स्टुटगार्ट, जर्मनी है। झंडे का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्लैग। ये वो झंडा नहीं था जिसे हम आज देखते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र भारत का पहला प्रतीक, फर्स्ट सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया था। इस झंडे में हरे, केसरिया और लाल रंग की स्ट्राइप्स, पट्टियां थीं। उदाहरण, एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए कि उस समय किसी देश का अपना झंडा नहीं था। मैडम कामा ने पूरी दुनिया के सामने वो झंडा दिखाया और घोषणा की, ये स्वतंत्र भारत का झंडा है। बिहोल्ड, द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज बॉर्न। ये एक बहुत बहादुरी, करेज का काम था, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ओपनली खुलेआम बोल रही थीं। 4.
परीक्षा के तथ्य, एग्जाम फैक्ट्स। यह जानकारी IAS प्री 2006 परीक्षा से है जो बताती है कि यह कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्टेटमेंट 1, झंडा फहराना, इनकरेक्ट क्योंकि जगह पेरिस नहीं स्टुटगार्ट थी। स्टेटमेंट 2, सचिव का काम, करेक्ट क्योंकि उन्होंने दादाभाई नावरोजी की पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में काम किया था। स्टेटमेंट 3, पारसी जन्म, करेक्ट क्योंकि उनके माता पिता पारसी थे। इस तरह करेक्ट आंसर, सही उत्तर है B, 2 and 3 ओनली। अब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं क्रिस्टल क्लियर, एकदम स्पष्ट हो जाने चाहिए। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा का युग भारतीय इतिहास में अशांति और उथल पुथल का युग था। मैडम कामा जहां भी गईं, जहां भी ठहरी, उन्होंने भारत का पक्ष सामने रखा। जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में भारत की स्वतंत्रता का पहला झंडा फहराया। उससे सारा विश्व स्तब्ध रह गया। बड़े ही नाटकीय ढंग से उन्होंने अपनी साड़ी फाड़कर भारत का हरा, केसरी और लाल झंडा फहरा दिया। यह है भारत की स्वतंत्रता का झंडा। वे गरजी। सारे श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने भी मैडम कामा के साथ वंदे मातरम का नारा लगाकर वातावरण को गुंजा दिया। कितने लोग जानते हैं कि मैडम कामा ने जो झंडा स्टुटगार्ट के सम्मेलन में फहराया था, स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज उसी में थोड़ी बहुत फेरबदल करके बनाया गया है। स्वतंत्रता का पहला झंडा फहराने वाली इस लौह ललना के चित्र का अनावरण करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हाँ, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपके दिए गए पूरे एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण को सबसे सरल हिंदी में अनुवाद करूंगा और इसे और भी गहराई से समझाऊंगा जैसे मैं एक छोटे बच्चे को सिखा रहा हूं। हम सभी डिटेल्स, विवरणों को समझेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम साफ हो जाएं। आए मुख्य विषय का स्पष्टीकरण, द कोर टॉपिक एक्सप्लेनेशन। जो सवाल आपने दिया था उसका फोकस केंद्र 2 बहादुर भारतीयों पर था जिन्हें ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के लिए इंग्लैंड में हैंग फांसी दी गई थी। सही जवाब था मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। ए मदन लाल ढींगरा, 1909 की शहादत। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत दूर के देश लंदन में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका दिल भारत की आजादी के लिए धड़कता है। मदन लाल ढींगरा ऐसे ही एक बहादुर छात्र थे। Original text snippet. It is notable that Madan Lal Dhingra, on the 1st of July 1909, killed political Secretary of State for India, Curzon Willie and Kausji Lal Kaka, by firing gunshots upon them. For this assassination, he was hanged. सरल हिंदी में, मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में एक ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वाइली को गोली मारकर मार डाला। वाइली बहुत सीनियर वरिष्ठ अधिकारी थे जो भारतीय छात्रों पर नजर रखते थे ताकि वे आजादी की बात न करें। उस समय एक भारतीय डॉक्टर कावसजी लाल काका बीच में आ गए और उन्हें भी गोली लग गई। ढींगरा ने ये असैसिनेशन, हत्या इसलिए की ताकि ब्रिटिश सरकार को ये संदेश मिले कि भारतीय चुप नहीं बैठेंगे। इस काम के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और 17 अगस्त 1909 को हैंग फांसी दे दी गई। उदाहरण,
जैसे कोई छोटा बच्चा अपने बड़े भाई को डांटने वाले किसी बुली धमकाने वाले को सबक सिखाने के लिए कोई साहसी काम करे, उसी तरह ढींगरा ने भारत की तरफ से ब्रिटिश रूल शासन को चुनौती दी। बी उधम सिंह, 21 साल का इंतजार। उधम सिंह की कहानी पेशेंस, धैर्य और डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प की कहानी है। उनके दिल में एक बहुत ही दुखद घटना का बदला लेने की आग थी। Original text snippet. Udham Singh got the death sentence for the killing of Michael O'Dwyer in London in March 1940, who was indirectly responsible for Jallianwala Bagh massacre. सरल हिंदी में, उधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन में माइकल ओडायर को गोली मारकर मार डाला और इस किलिंग हत्या के लिए उन्हें भी डेथ सेंटेंस, मौत की सजा मिली। लेकिन उन्होंने ओडायर को क्यों मारा? क्योंकि ओडायर जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। ब्रिटिश जनरल डायर ने निहत्थे भारतीय लोगों की भीड़ पर गोलियां चलवा दी थीं। ये एक बहुत ही क्रूर क्राइम, अपराध था। ओडायर उस समय पंजाब का सबसे बड़ा ब्रिटिश अधिकारी, लेफ्टिनेंट गवर्नर था। उसने ही जनरल डायर के भयानक काम को समर्थन किया था। उधम सिंह का संकल्प। उधम सिंह ने 1919 में यह भयानक दृश्य देखा था और उन्होंने कसम खाई थी कि वो इसका बदला लेंगे। उन्होंने पूरे 21 साल तक इंतजार किया, दुनिया के कई देशों में यात्रा की और आखिरकार 1940 में लंदन में जाकर ओडायर को मार गिराया। उदाहरण ये ऐसा है जैसे कोई बच्चा अपना खोया हुआ खिलौना ढूंढने के लिए महीनों तक हर जगह खोजे और आखिरकार उसे मिल जाए। उधम सिंह के लिए जस्टिस, न्याय उनका खिलौना था और उन्होंने इसे 21 साल बाद पाया। 2. अन्य विकल्प क्यों गलत थे? Why other options were incorrect? सवाल था कि किसे इंग्लैंड में फांसी दी गई। बाकी सभी बहादुर क्रांतिकारियों को भारत में फांसी दी गई थी। राजगुरु और सुखदेव। इन्हें भगत सिंह के साथ लाहौर भारत में 1931 में फांसी दी गई। खुदीराम बोस और सूर्यसेन। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर भारत में 1908 में फांसी हुई। सूर्यसेन, जिन्हें मास्टर डा भी कहते हैं, को चटगांव भारत में 1934 में फांसी हुई। करतार सिंह सराभा और अशफाक उल्ला खान। सराभा को लाहौर भारत में 1915 में फांसी हुई। अशफाक उल्ला खान को काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए फैजाबाद भारत में 1927 में फांसी हुई। 3. निष्कर्ष। आपका कॉन्सेप्ट अब क्रिस्टल क्लियर है। कंक्लूजन, निष्कर्ष, केवल मदन लाल धिंगरा और उधम सिंह ही ऐसे रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी थे जिन्हें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या के आरोप में इंग्लैंड, लंदन में हैंग किया गया। उन्होंने अपनी सैक्रिफाइस, बलिदान से पूरी दुनिया को दिखाया कि भारतीय किसी भी कीमत पर अपनी आज़ादी चाहते हैं। इन दोनों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि पेट्रियटिज्म, देशभक्ति और करेज, साहस सबसे बड़ी शक्तियां हैं। ये रहा आपके पिछले उत्तर का हिंदी अनुवाद और विस्तृत स्पष्टीकरण, जिसे सबसे सरल तरीके से समझाया गया है, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं। मैं हर बात को बहुत स्पष्ट कर दूंगा। साधारण हिंदी में विस्तृत स्पष्टीकरण। पहला पैरा, प्रश्न और उत्तर का सार। यह प्रश्न मैडम भिकाजी कामा, एम बारकटुल्ला, VVS आयर और MN रॉय के बीच की सामान्य बात, कॉमनैलिटी पूछता है। इसका सही उत्तर, करेक्ट आंसर है कि ये सभी प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरीज आउटसाइड इंडिया थे, यानी ये चारों महान लोग इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के दौरान भारत के बाहर अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में रहकर आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। ये सभी रेवोल्यूशनरीज क्रांतिकारी थे जिनका लक्ष्य ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश रूल को समाप्त करना था। दूसरा पैरा, विदेशों में काम करने का कारण, वाई वर्क अब्रॉड। जरा सोचिए, भारत में ब्रिटिश सरकार की पकड़ बहुत मजबूत थी। उनके पास पुलिस, सेना और कड़े लॉज, कानून थे। अगर कोई भारत के अंदर उनके खिलाफ बोलता था तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाता था। इसे ऐसे समझिए, जैसे अगर आपके घर में कोई बहुत बड़ा नियम बनाने वाला है तो आप उसके सामने उसकी बुराई नहीं कर सकते। इसलिए इन क्रांतिकारियों ने एक चतुर तरीका अपनाया। वे यूरोप, अमेरिका और एशिया के दूसरे देशों में चले गए। इस फॉरेन फ्रंट, विदेशी मोर्चे पर काम करने के उन्हें 4 बड़े एडवांटेजेस, फायदे मिले। 1. सेफ्टी। उन्हें ब्रिटिश पुलिस के डर से आज़ादी मिली। वे सुरक्षित जगह पर योजनाएं, प्लान्स बना सकते थे। 2. इंटरनेशनल सपोर्ट। वे दुनिया को बता सकते थे कि ब्रिटिश भारत में क्या गलत कर रहे हैं। इससे उन्हें दूसरे देशों की सिंपैथी, सहानुभूति और मदद मिली। 3.
रिसोर्सेज, वे जर्मनी जैसे उन देशों से पैसे और हथियार वेपन्स मांग सकते थे जो ब्रिटेन के एनिमीज दुश्मन थे। 4. नेटवर्किंग, वे दूसरे देशों के ऐसे लोगों से मिल सकते थे जो ब्रिटिश शासन से परेशान थे। तीसरा पैरा, चारों महान व्यक्तियों का योगदान, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। ये चारों लोग विदेशी जमीन पर भारत के राजदूत एम्बेसडर्स बनकर काम कर रहे थे। मदाम भिकाजी कामा, इन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। वो ज्यादातर फ्रांस में रहीं। उनका सबसे बड़ा काम था 1907 में जर्मनी में दुनिया के सामने इंडियन फ्लैग, भारत का झंडा फहराना। ये दुनिया को दिखाने का एक साहसी तरीका था कि भारत अपनी आज़ादी चाहता है। एम बरकतुल्लाह, इन्होंने जापान और यूएसए में काम किया, लेकिन उनका सबसे बड़ा काम 1915 में अफगानिस्तान के काबुल में बनी प्रोविजनल गवर्नमेंट, अस्थायी सरकार में प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनना था। इससे पता चला कि भारतीय क्रांतिकारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक समानांतर सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार थे। वो घादार पार्टी के भी प्रमुख मेंबर थे। वीवीएस अय्यर, इन्होंने लंदन में काम किया और इंडिया हाउस नामक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे। वह बॉम्ब मेकिंग, बम बनाने और युद्ध कौशल, वॉरफेयर स्किल्स में एक्सपर्ट थे। उन्होंने भेस बदलकर डिस्गाइज्ड लंदन से भागकर दिखाया कि ब्रिटिश की पकड़ को तोड़ा जा सकता है। एमएन रॉय, ये एक महान थिंकर, विचारक थे। उन्होंने मेक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और बाद में रशिया, रूस चले गए। वह इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट में भारत के सबसे बड़े लीडर थे। उनका काम था बड़े बड़े देशों को समझाना कि वे भारत की आज़ादी की लड़ाई में हेल्प करें। चौथा पैरा, गलत विकल्पों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ रॉन्ग ऑप्शंस। बाकी के विकल्प गलत क्यों हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। विकल्प ए गलत है क्योंकि सिर्फ एमएन रॉय ही इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट के बड़े लीडर थे, बाकी 3 नहीं। विकल्प आर बी गलत है क्योंकि काबुल प्रोविजनल गवर्नमेंट में सिर्फ एम बरकतुल्लाह ही थे, बाकी तीनों इस सरकार में मिनिस्टर नहीं थे। विकल्प डी गलत है क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग बॉम्ब केस के मुख्य अभियुक्त, मेन अक्यूज्ड, रासबिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सन्याल थे, जो भारत के अंदर से काम कर रहे थे। निष्कर्ष, कंक्लूजन, इन चारों की महानता इस बात में थी कि वे फॉरेन कंट्रीज में रहकर अलग अलग आइडियोलॉजीज, विचारधाराओं और मेथड्स, तरीकों से भारत की आज़ादी के लिए एक साथ लड़े। यही वह कॉमनैलिटी है जो उन्हें जोड़ती है। आपका कॉन्सेप्ट अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। नमस्ते, मैं आपकी मदद करूंगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, सिद्धांत एकदम साफ हो जाएं। मैं आपके दिए गए पूरे एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण को सबसे सरल हिंदी में एक छोटे बच्चे की तरह समझाऊंगा और हर बात को विस्तार से बताऊंगा। कोमागाटा मारू की कहानी, 1914। कोमागाटा मारू एक जापानी स्टीमलाइनर यानी बड़ा जहाज था। इसे गुरदित सिंह नाम के एक धनी पंजाबी बिजनेसमैन, पंजाबी व्यापारी ने किराए पर लिया था। उनका मकसद इंडियन इमिग्रेंट्स, भारतीय प्रवासियों यानी उन भारतीयों को कनाडा ले जाना था जो वहां काम करना चाहते थे। ये यात्रा 1914 में शुरू हुई, जिसमें 376 भारतीय थे। वे वैंकूवर बंदरगाह पहुंचे, लेकिन कैनेडियन पुलिस ने उन्हें देश में आने से मना कर दिया। यह एक नस्लभेदी रेशियल पॉलिसी नीति के कारण हुआ था। जब यात्री जहाज पर फंस गए तो हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक की लीडरशिप, नेतृत्व में एक शोर कमेटी, किनारे की समिति बनाई गई ताकि इन यात्रियों के राइट्स, अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी जा सके। भगवान सिंह, बरकतुल्लाह और एमएन रॉय जैसे अन्य रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों ने भी इस मूवमेंट आंदोलन को समर्थन किया। अंततः जहाज को वापस लौटना पड़ा। जब जहाज कलकत्ता के पास बज बंदरगाह पहुंचा तो गुस्से में भरे यात्रियों और ब्रिटिश पुलिस के बीच झगड़ा क्लैश हो गया। पुलिस की गोलीबारी में 18 यात्री मारे गए और 202 को जेल भेज दिया गया। ये घटना ब्रिटिश क्रूरता और रेसिज्म, नस्लवाद का एक दुखद उदाहरण है। मैडम कामा और आज़ादी का झंडा, 1907। मैडम भिकाजी कामा एक महान इंडियन फ्रीडम फाइटर, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थीं। आपसे पूछा गया कि उन्होंने आज़ादी का ट्राइकलर फ्लैग, तिरंगा झंडा, कहाँ फहराया था। सही जगह थी स्टटगार्ट, जो जर्मनी में है। उन्होंने ये झंडा 1907 में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, जिसका नाम इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस था, वहां पर अनफर्ल फहराया किया था।
ये झंडा उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए फहराया था कि भारत अब ब्रिटिश शासन से आज़ाद होना चाहता है। यह इवेंट, घटना, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन, मील का पत्थर था, क्योंकि यह पहली बार था जब आज़ादी का संदेश भारत के बाहर पूरी दुनिया को दिया गया था। इंग्लैंड में ब्रिटिश अफसरों की हत्या, असैसिनेशन, 2 रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी जिन्हें इंग्लैंड में नमस्ते, मैं आपकी सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका के रूप में इस पूरी जानकारी को बहुत ही सरल हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम स्पष्ट हो जाएं। हम हर एक शब्द और वाक्य को समझेंगे जैसे कि आप एक छोटे बच्चे हैं और पहली बार इतिहास जान रहे हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग -IIL की स्थापना। यह पूरा विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आधारित है। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए थे। ए. मोतीलाल नेहरू, बी. महात्मा गांधी, सी. रासबिहारी बोस और डी. लाला लाजपत रॉय। इन चारों महान नेताओं में से सही जवाब है सी. रासबिहारी बोस। यह सवाल इतना जरूरी है कि यह कई बड़ी सरकारी परीक्षाओं एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, जैसे UPUDA-LDA मेंस 2010, UPPC-SSPL प्री 2008 आदि। इससे पता चलता है कि यह टॉपिक भारत के इतिहास के लिए कितना महत्वपूर्ण है। संस्थापक रासबिहारी बोस वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये संगठन बनाया। वो कोई ऐसे नेता नहीं थे जो भारत में बैठकर काम कर रहे थे, बल्कि वो एक इमिग्रेंट इंडियन, अप्रवासी भारतीय थे जो जापान में रहते थे। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि एक बच्चा अपने देश भारत से दूर दूसरे देश जापान में चला गया है, लेकिन उसका दिल आज भी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए धड़कता है। रासबिहारी बोस बिल्कुल ऐसे ही थे। 1915 में ब्रिटिश सरकार से छिपने के लिए उन्हें भारत से भागना पड़ा था, क्योंकि वो रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे, जैसे दिल्ली कंस्पिरेसी केस, दिल्ली षड्यंत्र केस में। उन्होंने जापान को अपना बेस आधार बनाया और वहीं से भारत की आज़ादी के लिए काम करते रहे। स्थापना का सफर, टोक्यो से बैंकॉक तक। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग IIL की स्थापना एक ही दिन में नहीं हुई थी। इसके लिए 2 बड़ी बैठकें, कॉन्फ्रेंसेस हुई। 1. टोक्यो सम्मेलन, टोक्यो कॉन्फ्रेंस, विचार का जन्म। सबसे पहले 28 to 30 मार्च 1942 को रासबिहारी बोस ने टोक्यो, जापान में एक कॉन्फ्रेंस सम्मेलन बुलाया। उद्देश्य, इस बैठक का मकसद पॉलिटिकल इश्यूज, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना था। यानी यह सोचना था कि वर्ल्ड वॉर 2, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिशों को कैसे हराया जाए और भारत को आज़ादी दिलाई जाए। परिणाम, इस बैठक में सभी भारतीय प्रतिनिधियों ने मिलकर निर्णय लिया किया कि वे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग IIL नामक एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन की स्थापना करेंगे। यह IIL को जन्म देने का पहला कॉन्सेप्ट, विचार था। उदाहरण, ये ऐसा है जैसे एक दोस्त रासबिहारी बोस अपने सभी दोस्तों अन्य भारतीयों को बुलाकर कहता है, चलो हम सब मिलकर एक क्लब IIL बनाते हैं जिसका लक्ष्य भारत को आज़ाद कराना होगा। 2. बैंकॉक सम्मेलन, बैंकॉक कन्वेंशन, संरचना और निमंत्रण। टोक्यो के बाद IIL को आधिकारिक रूप, ऑफिशियली से एक रूप देने के लिए एक बड़ी बैठक 14 जून से जून 23, 1942 तक बैंकॉक, थाईलैंड में हुई, जिसे बैंकॉक कन्वेंशन कहा जाता है। गठन, स्ट्रक्चर्ड। इसी कन्वेंशन में IIL को पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड, संरचित किया गया। इसका मतलब है कि इसके नियम, कानून और इसे चलाने के तरीके को फाइनलाइज, अंतिम रूप दिया गया। रासबिहारी बोस को इसका प्रेसिडेंट, अध्यक्ष चुना गया और इस तरह रासबिहारी बोस एस्टैब्लिश्ड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। विशेष निमंत्रण, इसी कन्वेंशन में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि सुभाष चंद्र बोस को इस आंदोलन का नेतृत्व, लीडरशिप संभालने के लिए निमंत्रित किया जाए। उदाहरण, टोक्यो में क्लब बनाने का फैसला हुआ था और बैंकॉक में उस क्लब के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को लिखा गया, प्रेसिडेंट को चुना गया और उस प्रेसिडेंट से कहा गया कि वो एक बहुत बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस को बुलाएं जो इस क्लब को दुनिया में सबसे शक्तिशाली बना सके। IIL का सबसे बड़ा योगदान, द अल्टीमेट कॉन्ट्रीब्यूशन। रासबिहारी बोस ने IIL का निर्माण करके एक बहुत बड़ा काम किया। IIL का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था ईना का आधार। IIL ने ही इंडियन नेशनल आर्मी ईना, जिसे आज़ाद हिंद फौज भी कहते हैं, बनाने में मदद की। ये सेना उन भारतीय सैनिकों की थी जिन्हें जापानियों ने युद्ध में पकड़ लिया था। IIL ने इन सैनिकों को ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया।
नेतृत्व हस्तांतरण 1943 में रास बिहारी बोस ने खुशी खुशी IIL और ईना का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस नेताजी को सौंप दिया। ये एक महान त्याग था, जिसके बाद ये आज़ादी का आंदोलन आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। रास बिहारी बोस पायनियर, मार्गदर्शक थे और सुभाष चंद्र बोस हीरो, नायक थे। अब आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्वच्छ हो चुके होंगे। आप इस विषय के बारे में किसी से भी बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।